के आलोचना प्रसंग पाठ के लिए श्रद्धेय प्रोफेसर सूरज अग्रवाल दास से रिक्वेस्ट करता हूं कि दादा पाठ शुरू करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड पेज 51-52 केष्टदा चिठिर भाषा केमन होबे। केष्टदा पूर्व प्रसंग को कंटिन्यू करते हुए आगे प्रश्न पूछने लगे ठाकुर जी से कि पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। सीसी ठाकुर चिठिर भाषा যত সহজ হয় ততই ভালো। सीसी ठाकुर जी ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि पत्र की भाषा जितनी सरल हो उतना ही अच्छा है। डोमेस्टिक, होमली, इंटीमेट, घरोया अंतरंग रकम हवा चाहिए। वह डोमेस्टिक, होमली, इंटीमेट यानी कि घरेलू, आत्मीय और अंतरंग होनी चाहिए। डोमेस्टिक फॉर्मे घरोया रकमेও বড় বড় কথা সহজে এসে পড়লে তা তো চলবেই। डोमेस्टिक फॉर्म यानी कि घरेलू रूप में यदि बड़े बड़े विचार सहज रूप में आ जाए तो वह भी स्वीकार्य है। केष्टदा আমাদের লেখা ও বলায় অনেক সময় আড়ম্বর থাকে কিন্তু কার্যসিদ্ধি হয় না, তার প্রতিকার কি। केष्टदा ठाकुर जी से दोबारा और एक प्रश्न पूछे। वे पूछने लगे कि हमारे लिखने और बोलने में कई बार आडंबर होता है परंतु कार्य सिद्धि नहीं होती, इसका उपाय क्या है। सीसी ठाकुर मानुष की कथा कबे ठीक पाए ना कारण तार प्रिंसिपल आदर्श ठीक থাকে না। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सुंदर तरीके से दे रहे हैं। वे कह रहे हैं मनुष्य क्या कहें और कब कहें ये ठीक से नहीं जान पाता कारण तार प्रिंसिपल यानी कि उनका जो प्रिंसिपल यानी का आदर्श जो है वो स्पष्ट नहीं होते। আর প্রায় দেখা যায় কথার ভিতর দিয়ে ঠিকরে বেরোয় তার ইনসাল্টেড, রিপ্রেসড বা ইনফিরিয়র প্যাশনেট ইগো, অপমানিত, নিপীড়িত বা ইতর প্রবৃত্তি পরায়ণ অহং। কিন্তু ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা পান হলে পূর্ব অভ্যাস বসে বেফাস কিছু বলে ফেললেও অন দ্য রান বলতে বলতে কভার্জিং ফোকাসে কেন্দ্রাভিমুখে এনে পারপাস টু দ্য প্রিন্সিপাল সার্ভ आदर्शानुग उद्देश्य पूर्ण करे। और अक्सर देखा जाता है कि उसके शब्दों के भीतर से उसका इंसल्टेड, रिप्रेस्ड या इंफीरियर पैशनेट ईगो यानी कि अपमानित, दबा हुआ या हीन प्रवृत्ति से प्रेरित अहंकार झलकता है। लेकिन यदि उसका उद्देश्य इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा प्राण हो तो पूर्व अभ्यास बस यदि वो कुछ अनुचित कह भी दे तो ऑन द रन यानी कि बोलते बोलते वह उसे कवर्जिंग फोकस यानी कि केंद्रित दृष्टिकोण में लाकर अपने पर्पस टू द प्रिंसिपल सर्व यानी कि आदर्शानुकूल उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। चिट्ठी लेखार बेलाओ एदिके ख्याल रखते हैं। चिट्ठी लिखते वक्त भी इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। चिट्ठी लेखार मध्येও पॉलिटिक्स, राजनीति आछे, डिप्लोमेसी, कूटनीति आछे। पत्र लेखन में भी पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति और डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति होती है। कोनो ऑब्जेक्शनेबल कमीशन आपत्तिजनक उक्ति जेनो ना थाके, प्रत्येकेई जेनो मने करे बेश जिनिस। पत्र में कोई ऑब्जेक्शनेबल कमीशन यानी कि आपत्तिजनक कथन नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि हर व्यक्ति उसे देखकर अच्छा महसूस करे। কথা বলতে গিয়ে ওজন থাকা চাই, ভাবা লাগে কোনটুকু রিসিভ গ্রহণ করতে পারবে, কতটুকু পারবে না। बातों में वजन होना चाहिए और ये सोचकर कहना चाहिए कि सामने वाला कितना रिसीव यानी कि ग्रहण कर पाएगा और कितना नहीं। যেটুকু রিসিভড গৃহীত হবে তাই যাতে বাকি অংশটুকু ধরে আনতে পারে সেদিকেও সূক্ষ্ম নজর থাকা চাই। जो भाग रिसीव्ड यानी कि ग्रहण किया जाएगा
वह ऐसा ही हो कि शेष भाग को भी वो अपने आप समझ सके। বাক্যালাপের সময় যেমন চোখ মুখের ভাবভঙ্গি, আকার আকৃতি কিরকম হলে কি ইফেক্ট ফল হয় তা কাঁটায় কাঁটায় জানা ও আয়ত্তে থাকা চাই। চিঠি লেখার সময়ও তেমনি জানা চাই কথাগুলির সমাবেশ কেমন করে করলে মনের উপর কি प्रभाव হয়। ठाकुर जी बहुत सुंदर तरीके से आगे कहने लगे कि जैसे बातचीत में चेहरे और भाव भंगिमा में प्रभाव यानी कि इफेक्ट पड़ता है, वैसे ही पत्र भी यह समझना आवश्यक है कि शब्दों के संयोजन किस प्रकार किया जाए जिससे मन पर उचित प्रभाव पड़े। ফল কথা মানুষের কাছে যে চিঠি যায় এমন ভাবে যাবে যে যেই তা দেখুক, তোমাদের ক্রিটিক সমালোচকই হোক বা যেই হোক, চিঠিখানা দেখে মুগ্ধ হবে निश्चयই। संक्षेप में जो भी पत्र किसी व्यक्ति को भेजा जाए वह इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आपका क्रिटिक यानी कि समालोचक ही क्यों ना हो और कोई भी क्यों ना हो, पत्र देखकर अवश्य प्रभावित और प्रसन्न हो। কেষ্টদা, চিঠির ভিতর দিয়ে মানুষের বাস্তব সেবা সাহায্য আমরা কি করতে পারি? केस्टदा पुनः एक प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि पत्र के माध्यम से हम मनुष्य की वास्तविक सेवा और सहायता कैसे कर सकते हैं। सीसी ठाकुर, মানুষের অভাব, অসুবিধা, দারিদ্র থাকে চরিত্রে। চরিত্র অ্যাডজাস্ট নিয়ন্ত্রণ করার চাইতে বড় বাস্তব সেবা আর কিছু নাই। सीसी ठाकुर जी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि मनुष्य की कमी, कठिनाई और दरिद्रता उसके चरित्र में होती है। चरित्र एडजस्ट यानी कि नियंत्रण सबसे बड़ी वास्तविक सेवा है। চিঠির ভিতর দিয়েও অনেক ক্ষেত্রে তা করা যায়। पत्र के माध्यम से भी ये कई बार संभव होता है। মানুষের চাহিদাগুলি চিঠির ভিতর দিয়ে টুয়ার্ডস হায়ার বিকামিং উচ্চতর বিবর্ধনের পথে রিলিজিংলি মোল্ড ও ম্যানিপুলেট তৃপ্তিজনকভাবে नियंत्रित करा लगे। मनुष्य की आवश्यकताओं को पत्र के माध्यम से टुवर्ड्स हायर बिकमिंग यानी कि उच्चतर विकास की ओर रिलीजिंगली मोल्ड आनंद पूर्वक ढालना और मैनिपुलेट संचालित करना चाहिए। মানুষকে এমন ভাবে ক্যারি পরিচালনা করতে হবে যাতে ক্যারিড পরিচালিত হওয়াটাই তার কাছে স্যাটিসফ্যাকশন তৃপ্তি হয়ে দাঁড়ায়। मनुष्य को इस प्रकार कैरी यानी कि संचालित करना चाहिए कि उसका कैरिड परिचालित होना ही उसके लिए सेटिस्फैक्शन यानी कि संतोष का कारण बन जाए। पारिवारिक रिफॉर्मेशन সংস্কারও চিঠির ভিতর দিয়ে করতে হবে। पारिवारिक रिफॉर्मेशन यानी कि सुधार भी पत्र के माध्यम से करना होगा। স্থানীয় অন্যান্য সৎসঙ্গীকে চিঠি দিয়ে তাদের দিয়েও বিপন্নদের প্রয়োজন মতো সাহায্য করা যায়। अन्य स्थानीय सत्संगियों को पत्र लिखकर उनके माध्यम से भी जरूरतमंदों को सहायता की जा सकती है। সাহায্য দিয়ে কাউকে বরাবরের জন্য সেভ উদ্ধার করা যায় না, বরং তাকে এমন করে তোলা ভালো যাতে সে বহুকে দেখতে পারে। सिर्फ सहायता देकर किसी को स्थायी रूप से सेव यानी कि बचाया नहीं जा सकता है, बल्कि उसे ऐसा बनाना चाहिए कि वह स्वयं अनेक लोगों की सहायता कर सके। ক্যাপিটাল মূলধন দিয়েও लाभ হয় না যদি চরিত্র সুগঠিত না হয়। कैपिटल यानी कि मूलधन देकर भी लाभ नहीं होता है यदि चरित्र दृढ़ और सुगठित न हो। তবে সৎসঙ্গীদের একটা ইন্ডেক্সড সূচি সম্বলিত প্রফেশন রেজিস্টার, বৃত্তি তালিকা ও ম্যারেজ রেজিস্টার, বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর বিবাহযোগ্য পাত্র ও কন্যাদের তালিকা যদি থাকে তাহলে বেকার সমস্যা সমাধান ও বিয়ে থাওয়া ব্যাপারে সাহায্য করা যায়। ठाकुर जी बहुत सुंदर एक सुचारू रूप से एक समाधान दे रहे हैं। वे कह रहे हैं यदि सत्संगियों के पास एक इंडेक्स यानी कि सूची सम्मिलित प्रोफेशन रजिस्टर यानी कि सूचनाकांकित व्यवसाय सूची और विवाह योग्य मतलब मैरिज रजिस्टर लड़के लड़कियों की सूची हो तो बेरोजगारी और विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। যারা চিঠিপত্র লিখবে
তাদের যজন যাজন ইষ্টভীতি স্বস্তিনী ইত্যাদি নিখুঁতভাবে পালন করতে হবে এবং ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠামূলক বাস্তব কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। जो लोग पत्र लिखते हैं उन्हें अपने यजन याजन इष्टभृति स्वस्तिनी आदि नियमों का पालन निष्ठा से करना चाहिए और इष्ट के हित में होने वाले वास्तविक कार्य से जुड़े रहना चाहिए। তা না হলে তাদের চিঠি তেমন इफेक्टिव कार्यकारी হবে না, अन्यथा उनके पत्र इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली नहीं होगा। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने नित्य विदिन की बात ये बहुत अच्छे तरीके से जो है आलोचना प्रसंग का बंगाली पाठ और उसका हिंदी अनुवाद किया दादा। आज भी का जो विषय में थोड़ी 2-4 लाइन बोलता हूँ संक्षेप में। आज का विषय भी कल की तरह ही पत्र लिखने का ये क्वेश्चन आंसर जो है ठाकुर जी से हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है चिट्ठी की भाषा कैसी होना चाहिए। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं उसकी भाषा सरल, घरेलू, आत्मीय, अपनापन भरी होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे लेखन और बोलने में कई बार दिखावा रहता है लेकिन काम का कुछ नतीजा नहीं निकलता, इसका उपाय क्या है। इसमें ठाकुर जी बोलते हैं कि क्योंकि इसका आदर्श जो है प्रिंसिपल स्पष्ट नहीं होता और अक्सर देखा जाता है कि उसकी बातों के भीतर से उसकी अपमानित, दबाई गई या नीच प्रवृत्ति वाली जो अंता झलकने लगती है। लेकिन अगर उद्देश्य ईश्वर के हित की स्थापना हो तो पहले की आदत के कारण कोई बेसिर पार की बात निकल भी जाए तो भी वह बोलते बोलते उसे केंद्र की ओर ले जाते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ठाकुर जी बोले केशवदास बोले हैं, क्या हम चिट्ठियों के माध्यम से लोगों की व्यवहारिक सेवा सहायता कर सकते हैं। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इंसानों की असली कमी, तकलीफ और गरीबी उनके चरित्र में होती है और चरित्र को संतुलित करना ही सबसे बड़ी व्यवहारिक सेवा है। यह कार्य चिट्ठियों के माध्यम से भी कई बार किया जा सकता है। चिट्ठियों के जरिए लोगों की जरूरतों के एक उच्चतर विकास की ओर इस तरह डालना और नियंत्रित करना चाहिए कि वे उसे आत्मीयता से स्वीकार करें। और पारिवारिक सुधार भी चिट्ठियों के जरिए करना चाहिए। स्थानीय अन्य नियमों को भी पत्र भेजकर जरूरतमंदों की सहायता उसके माध्यम से करवाई जा सकती है। और ठाकुर जी जो है लास्ट में जो बहुत इम्पोर्टेंट बोले हैं कि यदि सबसे सुसंगतों के पास एक सूचीबद्ध पेशगत रजिस्टर और एक विवाह रजिस्टर हो तो जिसमें विभिन्न जातियों और वर्गों के योग्य वर और कन्याओं की जानकारी हो तो बेरोजगारी और विवाह संबंधी समस्याओं को सुलझाने में मदद की जाती है। और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट ये सब कब होगा, जब जो पत्र लिखने वाले जो लोग हैं जो ऐसा जो भी काम करेंगे ये सभी काम समाज के लिए, उन्हें जजन जाजन इष्ट सेवा स्वस्थैनी आदि का पालन शुद्ध रूप से करना होगा और इष्ट के उद्देश्य की स्थापना करने वाले व्यवहारिक कार्यों से जुड़े रहना होगा, नहीं तो उनकी चिट्ठियां प्रभावशाली नहीं हो पाएगी। तो मैं आज के जो प्रथम आलोचक हैं श्रद्धेय प्रोफेसर सूरज अग्रवाल दास से अनुरोध करता हूं कि दादा आज की जो विषय वस्तु उस पर प्रकाश डालें। जय गुरु। मैं जब परसों से ये प्रसंग पढ़ रहा हूँ जहाँ पे पत्र लेखन के ऊपर केष्टदा ठाकुर जी से मार्गदर्शन मांग रहे हैं और ठाकुर जी जिस तरह से इन बातों को कह रहे हैं, मैं ये पढ़ के मैं इतना प्रभावित हो गया क्योंकि मतलब मुझे ऐसा मन में लगने लगा कि ठाकुर जी कितना माइन्यूट लेवल पे मतलब माइक्रो लेवल पे हमारे सेंटिमेंट को ऊपर लेके आना चाहते थे कि मतलब स्वाभाविक तौर पे फेस टू फेस बात ना होने पर भी सिर्फ एक पत्र के द्वारा किस तरीके से मैं मेरे भावों को, मैं मेरे सेंटिमेंट को पत्र पढ़ने वाले तक पहुंचा पाऊं, उसके बारे में वो एक निपुणता के साथ लिखने का जो तरीका है वो समझा रहे हैं।
मतलब आप सोचिए कितना माइक्रो लेवल पे ठाकुर जी इतना मतलब लोगों का सेंटिमेंट को रक्षा करने के लिए तत्पर रहते थे। मतलब इस तरह से हमें पत्र लिखना है कि सामने वाला मेरे उस अवस्था को समझ पाए, या फिर मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि मतलब मेरा लेखन इतना वास्तविक और इतना हृदय से, हृदय के भावों से भरा हो कि वो व्यक्ति जिसको पत्र लिखा जा रहा है वो जब उस पत्र को पढ़े तो उसे ऐसा महसूस हो कि वो शब्द शब्द नहीं है, जैसे कि मानो जो पत्र लिख रहा है वो उसके सामने उन शब्दों को बोल रहा होगा। मतलब हमें इस तरह से उन पत्रों को लिखना जरूरी है। मैं तो ये सोच सोच के मैं प्रभावित हो रहा हूँ कि ठाकुर जी कितना हमें माइंडफुल होने का बात कह रहे हैं। आज की जो प्रसंग है जहाँ पे पत्र की भाषा कैसी होगी, ये बहुत बहुत ही बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये सिर्फ पत्र के बारे में नहीं, पत्र तो तभी का एक माध्यम हुआ करता था में रहने वाले लोगों के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए। आज भी हम पत्र लिखते ही हैं, लेकिन उसका जो माध्यम है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया है। हम ईमेल लिखते हैं, उसमें कुछ कुछ ईमेल ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल ईमेल होता है, कुछ घरेलू होता है, कुछ व्यवहारिक होता है। हम व्हाट्सएप में लोगों को मैसेजेस भी भेजते हैं। तो कल के जमाने में जो पत्र लेखन का एक चल था, आज वो इन सारी चीजों में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन कम्युनिकेशन, दो व्यक्तियों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो आज तक नहीं बदला है। वो वैसा ही है जैसे पुराने जमाने में हुआ करता था। तो ठाकुर जी हमें इतना मतलब इतना सेंटिमेंट को रक्षा करने का बात कह रहे हैं उस कम्युनिकेशन के वक्त, ताकि दो लोगों के बीच में जब वो व्यवहारिक रूप से एक दूसरे के सामने रहकर बात नहीं कर रहे हैं, जहां पे ऐसी अवस्था में मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन होने का बहुत बड़ा एक चांस रहता है, वहां पे ठाकुर जी बोल रहे पत्र का जो भाषा है वो जितना सहज हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि इससे हम बहुत सारे एम्बिग्युइटी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या तो मिसलीडिंग फैक्ट्स को या तो बातों को हम अवॉइड कर सकते हैं। ठाकुर जी इसलिए कह रहे हैं कि जितना पत्र का भाषा घरवा हो, मतलब होमली फील हो, डोमेस्टिक हो, और जितना अंतरंग मतलब इंटीमेट हो, उतना ही वो अच्छी बात है। इससे पढ़ने वाले को, लिखने वाले का जो अपनापन है वो महसूस होता है दिल से। तो ठाकुर जी जो बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक फॉर्म मतलब घरवार तरीके से लिखते वक्त बड़े बड़े बात भी बहुत सहज तरीके से आ पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जहाँ पे हमारे जीवन को लेकर या फिर आने वाले कोई एक परिस्थिति में कोई एक डिसीजन मेकिंग बात अगर मुझे एक दूसरे के साथ करना है, जहाँ पे सामने सामने मिलकर बात करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इस तरीके से उन बातों को प्रस्तावना करूं, ताकि जो सामने वाला पढ़ रहा है उसके लिए बड़ी से बड़ी बातें भी इतनी आसान हो जाए कि उसे मेरे समझाने का तरीका समझ में आ जाए। ठाकुर जी इतना सुंदर रूप से इस प्रश्न का उत्तर दिए। पुनः जब केष्टदा ने ये सवाल पूछा कि हमारे लिखने और बोलने में कई बार आडंबर रहता है, मतलब हम लोग बहुत बड़ा बड़ा बात हाँक देते हैं, लेकिन उन बातों के अनुरूप कार्य सिद्धि नहीं होती है। तो इसका उपाय क्या है? ये बहुत बार होता है। हम प्रोफेशनल लाइफ में भी हम देखते हैं और पर्सनल लाइफ में भी देखते हैं कि हम जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो किसी भी कारणवश, मे बी ईगो के वजह से या फिर खुद को थोड़ा बड़ा दिखाने के जरूरत से या फिर किसी भी कारण से हम बहुत बड़े बड़े हाँकते हैं। हम कुछ ऐसा लिख के भेज देते हैं जो अनअचीवेबल हो, या फिर ऐसा कुछ लिख देते हैं जो सामने वाले को ऐसा प्रतीत हो कि अरे बाप रे, सामने वाला बहुत बड़ा कोई व्यक्ति है और हमें तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन सही मायने में उसकी कार्य सिद्धि नहीं होती है। तो ठाकुर जी से केष्टदा पूछ रहे हैं इसका उपाय क्या है? तो ठाकुर जी एकदम बहुत बात बोल रहे हैं जो मतलब मन को बहुत ज्यादा हिट कर जाए। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मनुष्य क्या बात करेगा, ठीक है, और कैसे करेगा, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है।
क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनके जीवन में जो आदर्श है वो ठीक नहीं है। जब मेरे जीवन में आदर्श एक्टिव होते हैं, जब मेरे जीवन में आदर्श प्रोमिनेंट होते हैं, तो मैं तब बातें सोच समझ कर कहता हूँ। ठाकुर जी लिखते हैं कि कथा कोई भी गुड़ेर मतो लेप्टे रहिबे गाए। मतलब बात गुड़ के जैसा करना कि शरीर पे वो लिपट के रहे, मतलब मन पे वो लिपट के रहे, इतना मीठे तरीके से बात करना है। वो कब होगा? जब मेरे प्रिंसिपल, मेरे आदर्श ठीक होंगे मेरे जीवन में। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं ऐसा बहुत बार दिखाई देता है कि बातों के द्वारा जो हम लोग बात करते हैं उसमें एक इंसल्टिंग टोन रहता है, एक रिप्रेस्ड टोन रहता है, या तो फिर एक इंफीरियर पैशनेट ईगो रहता है। ये बहुत प्रोमिनेंट है, हम बहुत बार देखते हैं, हमने सबने इस बात का कभी ना कभी हमने एक्सपीरियंस किया है कि सामने वाला इस तरीके से बात करता है कि जो थोड़ा इंसल्टेड फील होता है सुनने के बाद, या फिर वो फ्रस्ट्रेटेड होकर ऐसा कुछ बात कहता है जिससे पता चलता है कि वो पीड़ित है, या फिर उसका ईगो सबलाइन ना होने की वजह से वो एक इंफीरियर पैशनेट ईगो को लेकर चलता है, और जिसके वजह से वो कुछ भी उल्टा सीधा बात कह देता है, कम्युनिकेट कर देता है, जिससे सामने वाला दुखी हो जाता है। लेकिन अगर हम इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा प्राण अगर होते हैं, तो फिर कोई भी अभ्यास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यास होते हैं ना, हम ठाकुर जी का दीक्षा क्यों लेते हैं? कि हम खुद को सुधार कर पाए। हमारे जीवन में दैनंदिन रूप में सुधार का प्रक्रिया चालू ही रहता है। अगर मेरे जीवन में प्रिंसिपल अगर आदर्श अगर ठीक है तो। अगर मैंने मैकेनिकल वेल में अगर ठाकुर जी को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठाकुर जी की बातों को, तो ये चीज़ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कोई अपने जीवन में अगर ठाकुर जी के आदर्शों को ठीक रखते हुए चल रहा है, तो उसके जो पुराने अभ्यास है, वो भी सुधरने लगता है। अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश अगर वो पूर्व अभ्यास के वजह से अगर वो कुछ गलत बोल भी देता है, कहते-कहते, कम्युनिकेट करते-करते अगर कुछ बोल भी देता है, तो उसी पॉइंट में उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, और उसको इस तरीके से मतलब उसे कवर करके वो जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, तो पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है, वहां पे वापस लेके आता है आदर्शानुग उद्देश्य पूर्ण करने के लिए। मतलब मेरे इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए जिस तरीके से बात करने से वो कवर हो जाए और सामने वाला दुखी न हो, इस तरीके से भी बात किया जा सकता है। लेकिन वो कब? जब मैं इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा प्राण होता हूं तब। अगर मेरे जीवन में इष्ट स्वार्थ और इष्ट, ये दोनों अगर प्रेजेंट नहीं है, तो मैं कभी भी कुछ भी गलत बोल सकता हूं। लेकिन वही अगर वो दोनों चीज मेरे जीवन में है, मैं गलत बोलने पर भी मैं इस तरीके से उसे वापस सही जगह पे ला सकता हूं, कवरिंग फोकस के द्वारा, ताकि आदर्श का इच्छा पूर्ति हो। तो ठाकुर जी इसलिए बोल रहे हैं कि पत्र लिखते वक्त भी इसी तरीके से ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि तुम बातें करते करते ऐसी कोई बात ना बोल जाओ जिससे सामने वाला जो पढ़ रहा है उसके मन को वो चोट पहुंचा दे, या फिर उसको कुछ तकलीफ दे दे। तो इसलिए चिट्ठी लिखते वक्त भी उसमें पॉलिटिक्स रहता है, डिप्लोमेसी रहता है। मतलब किस तरीके से बंगला में एक बहुत सुंदर कहावत है। वैशाली में आपका माइक खुल गया। वैशाली में माइक म्यूट कीजिए। तो ठाकुर जी कितना सुंदर बात बोल रहे हैं कि पत्र लिखते वक्त भी उसमें पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी रहना चाहिए। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ कि मतलब वो बंगला में एक कहावत है, जे देवता जे फूले संतुष्ट। मतलब जो देवता जिस फूल से संतुष्ट होते हैं, हम उन फूलों से ही उन देवताओं की पूजा करते हैं, बरोबर। तो मैं अगर सामने वाले के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझता हूँ, वो किस बात से खुश होंगे, किस बात मतलब किस तरह बातों को उसके सामने रखने पर उसको समझ में आएगा, ये सारे चीजों को सोचते हुए हमें पत्र लिखना चाहिए। एंड इन दैट वे ठाकुर जी पॉलिटिक्स का बात बोल रहे हैं, डिप्लोमेसी का बात बोल रहे हैं। और ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई आपत्तिजनक उक्ति नहीं करनी चाहिए जिससे वो मेरे बारे में या लिखने वाले के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन लेके चले। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक खतरनाक तरीका होता है
अगर एक बार किसी के बारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या मिसलीडिंग फैक्ट अगर वो अपने मन में रख लें, तो कितना भी आप कोशिश कर लो, वो जो एक माइंडसेट बन जाता है, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जब हम कुछ लिखेंगे, पत्र लिखते हैं या फिर मैसेजेस लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, तो मैं ऐसी बातों का मैं यूज़ करूँ जिसमें वज़न हो, जिसमें सामने वाला उस बात को एक्सेप्ट कर सके और इस तरह एक्सेप्ट कर सके। अगर पूरा एक्सेप्ट नहीं भी कर पाया, जितना भी एक्सेप्ट किया है, उससे वो अपने आने वाले जो नतीजा है, उसको अच्छी तरह से समझ पाए। इसलिए ठाकुर जी इधर एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि जब जय हम गुरु एक दादा। दूसरे के साथ, हाँ मैं खत्म कर रहा हूँ। जब मैं हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो हम कैसे बात करते हैं? हम हाथों को हिलाते हैं, हमारे आईब्रोज ऊपर नीचे होता है, आंख बड़े छोटे हो जाते हैं, है ना? तो वो क्यों? ताकि मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे भाव भंगिमा के द्वारा सामने वाले के मन को इतने अच्छी तरीके से इम्पैक्ट कर पाए। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जब आप पत्र लिखते हो, उस वक्त भी तुम्हारी ये जो भाव भंगिमा है, वो उसके अंदर इतना ज्यादा अंतर्निहित होनी चाहिए कि सामने वाला जब चिट्ठी पढ़े, भले वो तुम्हारे समालोचक क्यों ना हो, तुम्हारे अगेंस्ट में बात करता क्यों ना हो, लेकिन पत्र पढ़ने के बाद उसको एक, बोलते हैं ना, वो मुग्ध फील करे, उसको एक अच्छा महसूस हो। तो ठाकुर जी सोचिए किस लेवल पे जाके हमें कम्युनिकेशन के बारे में बात सिखा रहे हैं। जय गुरु। जय गुरु दादा। यही आपने बातों से जो मेन पॉइंट है कि जब हम आदर्श से युक्त रहते हैं, तो अगर हम कुछ भी गलत बात लिख देते हैं या मुंह से निकल जाती है, तो हम फिर से उसको हम सुधार कर सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट आलोचक श्रद्धेय पंकज मिश्रा दास से अनुरोध करता हूँ, दादा आप पाठ करें, आलोचना करें। आपका 10 मिनट का टाइम 28 तक। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। श्रद्धेय सूरजदा बहुत अच्छे ढंग से आलोचना किए हैं। और आ, इसमें जो ठाकुर जी पत्र व्यवहार के बारे में, पत्र लेखन के बारे में जो बताए हैं, तो कैसे लिखना चाहिए, उन्होंने आदेश दिया है सबको कि पत्र लिखते समय जो है कि क्या आपकी भाव होना चाहिए लिखने का, वो सब सूरज ने बहुत अच्छे ढंग से बताया। अभी मैं उसके आगे का जो क्वेश्चन ये है कृष्णदान है कि पत्र के माध्यम से हम मनुष्य की वास्तविक सेवा और सहायता कैसे कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ ठाकुर जी बोलते हैं कि मनुष्य की कमी, कठिनाई और दरिद्रता उसके चरित्र में होती है। चरित्र नियंत्रण सबसे बड़ी वास्तविक सेवा है। तो अभी हम लोग अभी के समय में तो इतना ये सब नहीं था, मोबाइल नहीं था, ईमेल का माध्यम नहीं था। पहले अंतर्देशीय कार्ड जाता था और फिर टेलीग्राम जाता था। ऐसा कुछ बहुत इमरजेंसी हो गया तो गांव में जब टेलीग्राम ऐसा कुछ जाता था, तो लोग समझते थे बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है, इसलिए टेलीग्राम आया है। तो और पहले के समय में जब पढ़ाया भी जाता था, तो लोग लेडीज को जनरली, जैसा कि हमने गांव में देखा है कि उनको बोलते कि चिट्ठी लिखने तक पढ़ा दीजिए, उसके बाद शादी विवाह हो जाएगा। ऐसी सोच धारा रहती थी। अभी तो खैर बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा कर रही है, अच्छा नंबर्स लेके आ रही हैं और अच्छा नाम भी कर रही है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन तभी के समय में इतना सुविधा भी नहीं था, एक तरह से बोल सकते हैं, वैसी सोच भी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो ठाकुर जी वही बताना चाहते हैं कि जब हम पत्र लिखते हैं किसी को, और हम हमारी जो भाषा है, अगर हम सामने वाले को हृदय स्पर्शी नहीं हुआ, तो उनको तकलीफ हो सकता है। क्योंकि उस वक्त आप उनको बता नहीं सकते, जब तक दूसरा पत्र नहीं आया या कोई उधर से आए या वो पर्सन घर पे ना आए, तब तक वो क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकता था। तो वो जो समय अंतराल है, उस समय की जो स्थिति होगी, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे माता पिता जो भी हो, तो उन लोगों का एक एक ढंग से अंदर से एक भावना रहती है कि भाई हमको ऐसा क्यों बोल दिया, क्यों लिख दिए, वो मिस इंटरप्रेट कर लेते थे। तो अभी के तो बहुत सुगम हो गया है, इमीडिएट आप जो है फोन से बात कर सकते हैं, अगर कुछ मिस्टेक हो गया उसको आप इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। तो वही है, जब हम लोग पत्र के माध्यम से कैसे कर सकते हैं सेवा, तो वहां पे ठाकुर जी बोले हैं कि वास्तविक सेवा है चरित्र उनको नियंत्रण कर देना है। और पत्र के माध्यम से कई बार संभव होता है मनुष्य की आवश्यकताओं को पत्र के माध्यम से टुवर्ड्स हायर बिकमिंग, उच्चतर विकास की ओर
और रिलीजियन से मोल्ड, उनको आनंद पूर्वक ढालना, उनको कैसे हम अच्छे ढंग से मोल्ड कर सकते हैं और मैनिपुलेट, संचालित करना चाहिए। तो ये भी बहुत जरूरी बात है कि पत्र के माध्यम से ये भी किया जा सकता है, जबकि इतना कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं था, लोगों को पत्र आने में भी टाइम लग जाता था। जब भी पोस्टमैन आता, डाकिया आता, तभी देते थे तो पढ़ा जाता था। तो तब की ये बातें हैं, लेकिन अभी ये सब बातें बहुत सुगम हो गई है। फिर भी आज के मॉडर्न युग में भी जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, ईमेल लिखते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो उसमें हमारी भाव भंगिमा जो होती है, जो भाषा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। कि हो सकता है मैं अपनी तरफ से सही लिख रहा हूँ, उसको दृष्टि से अगर मैं सोचूं, उसका करेक्ट हमको पता चले, तो उसी हिसाब से हमको अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। और भारी भरकम जैसा कि शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सामने वाले को सरल शब्द का इस्तेमाल करके अगर बताएंगे तो अच्छे ढंग से समझ में आ जाता है। कोई चीज अच्छा बोलना चाहते हैं लोग, लेकिन ऐसा बोल देते हैं कि वो सामने वाले को समझ नहीं आता। तो स्पष्ट, क्लियर, कंसाइज होना बहुत जरूरी है। तो ये सब बातें हम कभी बताएंगे तो पत्र के माध्यम से हम लोगों को चरित्र का सुधार कर सकते हैं। और फिर अ, उसको जो आप जो बातें बोलेंगे वो सामने वाले के लिए, उसके लिए सेटिस्फेक्शन, संतोष का कारण बन जाए। पारिवारिक रिफॉर्मेशन पत्र के माध्यम से भी किया जा सकता है। जैसे पत्र हम लिखते हैं किसी को, लड़का है वो कैसा है, पढ़ाई कैसा कर रहा है, या अगर वो गलत लाइन पे भी जा रहा है तो उसको ऐसा लिखे कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत अच्छा हो जाएगा, मोटिवेशनल चीजें लिख के भेजना चाहिए, तो उससे वो सुधर भी सकते हैं। और अन्य स्थानीय सत्संगियों को पत्र लिखकर उसके माध्यम से जरूरतमंद की सहायता की जा सकती है। तो जैसे जो एक्टिव है, अभी हम लोग ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप में सबको हम लोग इमीडिएटली कवर कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पहले ये सब नहीं था। तो अब हम कैसे कर पा रहे हैं, जैसे हम डीपी वर्क करने जाते हैं, सबके घर में जाते हैं, तो चरित्र निर्माण की बहुत जरूरत है। ठाकुर जी बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो चरित्र निर्माण करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आता है कि जरूरतमंदों से सहायता की जा सकती है। सिर्फ सहायता देकर किसी को अस्थायी रूप से बताया नहीं जा सकता, खाली हेल्प करके नहीं बता सकते, बल्कि उसे ऐसा बनाना चाहिए कि वह स्वयं अनेक लोगों की सहायता कर सके। तो इसमें ये था, ठाकुर जी हमको आदेश दे रहे हैं कि सामने वाले को आप उस ढंग से बना दीजिए, उस पावरफुल हो जाए कि सामने वाले को जाते ही, देखते ही वो सामने वाला उनका अनुकरण करने लगे, वो जो बातें बोले उनका अनुकरण करने लगे। और वो जो भी बातें बोले, उदाहरण के तौर पे बोले कि देखिए ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, सामने वाला आपके दोस्त कैसे कर रहे हैं, इन्होंने इतना पढ़ाई किया, आप भी पढ़ाई करो, अच्छी जगह पे जाओगे तो अच्छे आपको सर्विस वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें करके करके जो उसको पसंद है, उसके हित के बारे में बोलना है। तभी वो धीरे 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 अपनापन आएगा, वो सोचेंगे दूसरे भाई की जो नॉन दीक्षित भी है या दीक्षित भी हैं, उनको पहले कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सब बातें बोल के उनके हम मन को कैसे उद्बुद्ध करके, ठाकुर जी के काम है, सभी तो ठाकुर जी के काम है, सर्विस कर रहे हो, घर परिवार देख रहे हैं, या हम सत्संग डीपी वर्क कर रहे हैं, सब कुछ इस जगत में जितना काम है सब ठाकुर जी का ही काम है। हर जगह अगर हम ऐसा सोच के करेंगे तो हमसे गलती होने का बहुत कम चांसेस हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है नॉर्मल लाइफ में, कर रहे तो बहुत अच्छा है। फिर यहाँ ठाकुर जी बोलते हैं कैपिटल यानी मूलधन से लाभ नहीं होगा, बल्कि से ऐसा बनाना चाहिए कि वह स्वयं लोगों को सहायता करते। कैपिटल यानी मूलधन से लाभ नहीं होता यदि चरित्र दृढ़ और सुगठित न हो। इसका मतलब यह है कि किसी को अगर बिजनेस करना है, उनका चरित्र सुगठित नहीं है, वो पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं, पैसा नहीं बचाने की उनकी आदत है, आया 100 रुपया खर्च कर दिए 200 रुपया, तो उनको आप पैसा भी लगा देंगे तो वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो पहले उनको जो सेविंग का जो एक स्किल होता है वो सबके अंदर नहीं होता है, वो होना बहुत जरूरी होता है। और बहुत ज्यादा भी ना सेविंग करें कि अपना बहुत अच्छा काम भी रुक जाए उससे। तो वो जो संयम बना के, संतुलन बना के हमको चलना है, वो करना चाहिए। वो इसीलिए हमको आदर्श में ठाकुर जी की बात कैसे कैसे बोले हैं उसमें हमको निहित रहना पड़ेगा। फिर ठाकुर जी इसके बाद बोलते हैं कि कैपिटल लगा के सुगठित करना होगा। यदि सत्संगियों के पास एक इंडेक्स प्रोफेशन रजिस्टर, जो कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि वर वधु, जैसे हम लोग अभी शादी.com पे जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, शादी खोजते हैं, तो ठाकुर जी बोलते हैं हमारे पास अगर एक रजिस्टर है कि ये लड़का लड़की क्या प्रोफेशन है, उसका क्या काम करते हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, जो भी है, और उसके बाद हमारे पास एक ये होना चाहिए कि विवाह की सूची, किसका क्या शादी हुआ है, किसका क्या नहीं हुआ है। अगर तो हम मेल जोल करा के वहाँ पे शादी का जो है कर सकते हैं, जो कि एसएससी का एक मिशन है,
वो हमेशा बोलते हैं कि शादी कैसे अच्छे ढंग से हो, सुविवाह सुदीक्षा, अगर सुदीक्षा रहेगा सुविवाह भी अच्छे से हो सकता है, होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आने वाला जो संतान है वो कैसे ठाकुर जी के काम को लेकर आगे जाएंगे, अपने परिवार की रक्षा, देश समाज सबका कैसे रक्षा कर सकती है, ये सब भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये प्रोफेशनल रजिस्टर बहुत जरूरी है। मैरिज जैसे लड़के लड़कियों की सूची होना बहुत जरूरी है। तो बेरोजगारी और विवाह संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इससे बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। जो लोग पत्र लिखते हैं उन्हें अपने यजन आजन इष्टवृत्ति स्वस्तैनी आदि नियमों का पालन निष्ठा से करना चाहिए और इष्ट के हित में होने वाले वास्तविक कार्यों से जुड़े रहना चाहिए, अन्यथा उनके पत्र में इफेक्टिव प्रभावशाली नहीं होंगे। तो जब हम किसी को पत्र लिख रहे हैं, तो जब हम यजन आजन स्मृति स्वस्तैनी और सदाचार का पालन करते रहेंगे, तो हम वैसी हमारे अंदर सोच डेवलप होगी, वैसा हम लिख पाएंगे। तो सामने वाला उनको देख के, उनको सोच के पढ़ेंगे कि सामने ऐसे कि बहुत हमारे हृदय स्पर्शी जो हमारे हित शुभ चिंतक है वो बात कर रहे हैं, और उसमें उनको खुद आनंद आएगा और उसमें से वो काम करने के लिए उद्बुद्ध हो जाएंगे। तो इतना ही बोल के मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपने बहुत अच्छे भाव से जो है आलोचना को जो है उद्धृत किया है। और जो है ठाकुर जी जो बोले हैं कि जो पत्र के माध्यम से जैन तो पत्र ही था, अभी आज के जो है माध्यम के अनुसार जो भी है, जो हमें बेरोजगारी के संबंध में जो है और विवाह संबंधी जो है युवक युवतियों का उसमें सहाय होना है। और तो बहुत सुंदर दादा। अभी मैं नेक्स्ट आलोचक श्रद्धेय मनीष करमकर दास से जो ठाकुर जी के प्यार है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दादा आप जो है 10-12 मिनट तक आप कर सकते हैं ज्यादा आलोचना। जय गुरु, मेरी आवाज आ रही है? हाँ दादा। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। आज मतलब नित्य की तरह सूरजदा ने अपना ऑडियो मैसेज जो है वो एक दिन पहले जैसा पोस्ट करते हैं वो किया। शशिकांत दा ने जो हिंदी वर्जन है वो मतलब बांग्ला और हिंदी दोनों ही ग्रुप में पोस्ट किया। और फिर हम सभी जो है इसमें प्रयासरत रहते हैं कि हम किस तरह से ये जो प्रयास है इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो मैं फिर से एक बार आप सभी का अभिनंदन करूंगा और थैंक्स गिविंग एक मतलब जो ग्रैटिट्यूड मेरा मैं ज्ञापन करता हूं आप सबके लिए, जो शशिकांदा ने ये जो प्रयास शुरू किया है और ये जो निरंतर चला रहे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा एफर्ट की जरूरत होती है। तो वो एफर्ट जो है वो डे इन डे आउट जो है ये एफर्ट वो लगा रहे हैं सूरज दा, विजय दा और हम सभी इसमें जो एक तरह से हम लोग जो रत है इसमें, और सभी लोग जो है आलोचना इसमें अपना अपना विचार रखते हैं। तो ये एक बहुत ही एक बहुत बड़ा प्रयास जो है वो चल रहा है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जिसकी वजह से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक सर्टन चेंज मैं देख रहा हूँ। तो मेरा आप सभी से एक निवेदन ये भी है कि आप लोग अपना विचार, अभी जैसे आज का जो पाठ है मतलब पिछले 3 दिन से जो चल रहा है, ये पत्र लेखन, मतलब पत्र किस लिए लिखा जाता है? तो कम्युनिकेशन के लिए। तो ये कम्युनिकेशन किस तरह से हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी मतलब जो हो सकता है शशिकांत भाई से जुड़े हैं तो आप उनको पर्सनल में मैसेज डालिए, जो सूरज दा से जुड़े हैं, जो मेरे से जुड़े हैं या जो भी अन्य लोगों से जो जुड़े हैं, तो वो अपना मैसेज लिख करके या ऑडियो मैसेज हो जो भी हो वो आगे फॉरवर्ड करे और अल्टीमेटली ये ग्रुप में मुझे लगता है आना चाहिए कि किसको किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये जो प्रयास है ये लाभदायी हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि
हम लोग अपना-अपना जो कम्युनिकेशन है, वो अल्टीमेटली ग्रुप तक पहुँचाएँ। क्योंकि ये ग्रुप ऐसा है, इसमें सिर्फ़ एडमिन ही मैसेज डाल सकते हैं और बाकियों को वो मतलब वो मैसेज ग्रुप में नहीं डाल सकते, इस तरह का सेटिंग है। तो आप अ, जो भी अपना कम्युनिकेशन है, वो आप जिनके साथ में जुड़े हैं, उनको वैयक्तिक तौर पर वो मैसेज पहुँचाइए और हम सभी अभी मुझे कुछ मैसेज आता है, तो मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा शशिकांत भाई तक और उसको फिर अल्टीमेटली ग्रुप में पोस्ट करेंगे, ताकि हमको पता चले कि हमारा क्या परिवर्तन मेरे जीवन में आ रहा है। तो मैं ये चीज़ लिखूँगा और मैं ग्रुप में पोस्ट करूँगा, शशिकांत भाई को भेजूँगा, वो पोस्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन को कैसे हम करेंगे, सुधार पाएँगे, तो ये एक हो सकता है। आज सूरजदा ने भी बहुत सुंदर आलोचना किया और हमारे पंकज भाई ने भी बहुत सुंदर आलोचना किया और उसमें मैंने देखा कि सूरजदा जहाँ तक आलोचना किए, उसके आगे पंकजदा ने उसको पकड़ के और पंकजदा उसको पूरा मतलब आखिर तक इसको आलोचना किए। तो मैं इसको समराइज़ करने के लिए कोशिश करूँगा। मैं उसके अंदर जो-जो लिखा है, मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। तो इसको समराइज़ करने के लिए कोशिश करूँगा। देखिए, पहले ज़माने में आज तो पत्र लिखना ये बात खत्म हो चुका है। लेकिन मतलब जो इंडिविजुअल लेवल पर मेल होता है, जो ऑफ़िशियल मेल वगैरह होता है, वो सब तो होता है। लेकिन हम जो पत्र लिखा करते थे और या पत्र मिलता था, जैसे कल लोणकरदा बोले थे एक अंतर्देशीय पत्र होता था, एक पोस्ट कार्ड होता था, तो जिसमें हम लोग अपना बात लिख कर के अपने जो सगे हैं, जो दूर रहते थे, तो उनको हम पत्र लिख कर के वो चीज़ लिखते थे अपनी अपनी जो मन की बात है, वो हम लोग लिखते थे। तो अ, ये कब 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद में उसके पहले ही शायद इंडियन पोस्टल सर्विस जो है, वो धीरे-धीरे डेवलप होना शुरू हो गया था और हमने देखा कि इंडियन पोस्टल सर्विस बहुत अच्छे स्तर पर जो है, वो डेवलप हो चुका था, जिसमें एक सिस्टम के ज़रिए जब मैं एक पत्र जो है, वो एक बॉक्स में डालता था, तो वो पत्र जो है वहाँ से निकल कर के वो पोस्ट ऑफिस में लोकल पोस्ट ऑफिस में जाता था। फिर वहाँ से वो सिस्टम के माध्यम से दूसरी जगह जहाँ जो भी एड्रेस हम लिखते थे उस एड्रेस पर वो पहुँचता था, एक सिस्टम के माध्यम से। तो उससे थोड़ा-सा अगर पीछे जाएँगे 100, 150, 200, 300 साल अगर पीछे जाएँगे, तो शिवाजी महाराज भी पत्र व्यवहार के माध्यम से अपना पूरा कारोबार चलाते थे और उनका अपना सिस्टम उनको एक डेवलप करना पड़ा, जो पहले नहीं था। क्योंकि कोई भी राज्य जो है इस तरह से सुचारू रूप से नहीं चलता था। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो उन्होंने अपना सिस्टम डेवलप किया और पत्र कैसे लिखा जाए उसके ऊपर उन्होंने भी बहुत कुछ बात बोला है और मतलब उनके जो सचिव होते थे, तो वो जो लेटर लिखते थे, जो पत्र लिखते थे और वो जो सरदारों के पास या जो गढ़ किले जो है उनके जो अधिकारी होते थे, उनके पास में या जो पोज़ीशन में है, उनके पास में जो खत जाता था, उसमें ये आज हमने जो मतलब पत्र किस तरह का होना चाहिए, ठाकुर जी ने जिस तरह से नैरेट किया है, तो वही चीज़ उसमें भी होता था। मतलब एक मुझे याद है जब शिवचरित्र मैं शिवाजी महाराज का जो चरित्र मैं पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे ये बात मतलब आज भी वो दिमाग में है कि पहले तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो रात में जो है दिया जलाया जाता था। तेल या घी का दिया जलाया जाता था, उसी से जो है उजाला होता था, उससे ही काम चलाया जाता था। तो उसके अंदर जो बाती होती है, तो शिवाजी महाराज इस चीज़ को मतलब लिखवा रहे हैं, नैरेट कर रहे हैं कि आप ये लिखिए कि केयरफुल रहना है कि कोई चूहा उस बाती को लेकर के भाग जाए और उससे आग लग जाए,
तो ये ना हो इसके लिए आपको केयरफुल रहना है। ये इतना छोटा बात तक शिवाजी महाराज जो है उनके पत्रों में जो इंस्ट्रक्शन जो जाता था, तो उसमें ये भी लिखा हुआ होता था। ठाकुर जी ने हमें कितना बारीकी से बात हमारा मूल उद्देश्य क्या है? ये जो लेटर तो एक बात है, लेटर के माध्यम से उस समय मतलब ये 1944 मतलब आज से लगभग 85-90 साल पहले की ये बातें हैं। तो उस समय खत के माध्यम से ही जो है वो मतलब जो कम्युनिकेशन होता था, वो लेटर के माध्यम से होता था और कोई दूसरा उपाय नहीं था। उस समय टेलीफ़ोन सिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ था और आज जितना आसान है कम्युनिकेशन, मोबाइल सभी के पॉकेट में मोबाइल है, सभी के हाथ में मोबाइल है। तो उस तरह नहीं होता था, तो मत पत्र के माध्यम से ही ये कम्युनिकेशन होता था। तो कितना बारीकी से ठाकुर जी इसमें हम लोगों को गाइड किए हैं कि सामने वाला ये बात मैं बोल सकता हूँ कि जो लेखनी जिसको बोलते हैं, जो पेन जिसको बोलते हैं, तो ये पेन के माध्यम से हम जो कागज पर बातें उतारते हैं, तो एक तलवार जितना डिस्ट्रक्शन ला सकती है, उससे कहीं ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है एक पेन ला सकता है। मतलब जो खत में लिखा, वो जब गया, पब्लिश हुआ, लोगों के पास पहुँचा, तो उतना मतलब बहुत ज़्यादा जो है, उसमें से चार्ज मतलब जिसको हम चार्जिंग बोलते हैं, तो चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है, वो उसकी ये बहुत ज़्यादा है। तो सिमिलरली जब डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं, तो बहुत अच्छा चीज़ भी तो आ ही सकता है। तो प्रेरणा तो मतलब ठाकुर जी इसमें बोले हैं ना, तो किस तरह से लेटर लिखना है, उसमें क्या-क्या बात मतलब सामने वाला व्यक्ति आहत नहीं हो, बल्कि वो उद्दीप्त हो। तो ये खत लिखने का जो है ये अ, उद्देश्य होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अ अ, हमारा मूल उद्देश्य है, उनको परमपिता को फुलफ़िल करना और आचार्य देव को फुलफ़िल करना, उनकी इच्छाओं को फुलफ़िल करना। क्योंकि उनकी इच्छा क्यों फुलफ़िल करना है? क्योंकि उनकी इच्छा ही मंगल है हम सभी के लिए। तो ये हम लोगों को समझना है और उस हिसाब से हमारा बर्ताव होना चाहिए, हमारा वाक्य होना चाहिए। सत्यानुसरण में एक जगह है कि अगर भूल बोल चुके हो, तो ध्यान रखना भूल मत मतलब भूल नहीं करो। मतलब अगर मेरे गलती से अगर मेरा कोई बात अगर मेरे मुँह से निकल गया है, तो उसको उतना तक ही सीमित रखो और उसको माफ़ी भी माँग सकते हो, लेकिन गलत काम मत करो। तो ये जो बात है, तो ये जो कम्युनिकेशन है, लेटर लिखने वाली जो बात है, तो अभी आज के समय में ये कैसे लागू हो सकता है कि हम लोग व्हाट्सएप में मैसेजेस लिखते हैं, हम मेल लिखते हैं, हम इस तरह का जो जो थ्रू राइटिंग जो कुछ कम्युनिकेशन होता है, उसमें हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। हमारा जो मूल उद्देश्य है लेटर लिखने का, वो हमारे दिमाग में, हमारे कांसेप्ट में वो उसमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा मूल उद्देश्य जो है, वो उनको फुलफ़िल करना। अगर हम ऑफ़िशियल लेटर कुछ लिख रहे हैं, तो ऑर्गनाइज़ेशन का जो इंटरेस्ट है, उसको फुलफ़िल करना, उसको पकड़ कर के चलना। इसमें मेरा वैयक्तिक जो है मान-सम्मान इसमें नहीं आना चाहिए और मेरे किसी इस तरह का जो लिखना है, उससे सामने वाला व्यक्ति जो है आहत नहीं होना चाहिए, ये हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए और कैसे हम अ अ, मतलब जो चरित्र गठन ठाकुर जी इसमें बोले हैं कि वो किस तरह से हो, ये एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है। तो हम कितना मतलब जो नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं और पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, ये हमको और ये होता है ध्यान के माध्यम से। हम जितना ज़्यादा नाम और ध्यान करेंगे, ये ध्यान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। हम ध्यान में जो सोच में जो लाएँगे अल्टीमेटली वही बाहर निकलेगा। तो इसलिए हमारा वो उद्देश्य हम सामने रख कर के हमको आगे बढ़ना है।
ये जो मैं समझा हूँ, ये मैंने कोशिश किया है बताने का। सभी को जय गुरु। बहुत सुंदर दादा। ये सही बात है कि ये जो भी है बातें कम्युनिकेशन, और आज के ज़माने में चिट पत्र की जगह व्हाट्सएप, मैसेजिंग, फ़ोन आ गया है, तो ये सभी में करेक्शन हमारे अंदर तभी हो सकता है जब हम ठाकुर जी अभी लास्ट में बताएं, जजन जाजन इष्टवेष्टि स्वस्तिनी का पालन करके ही हमारे अंदर ये डेवलप, ये गुण आ सकता है धीरे धीरे करके। तो हमें जो कंसंट्रेट जो है अच्छी तरह से कैसे जजन जान इष्टवृत्ति किया जाए। और ये बातें मुझे ज़्यादा समझ में तभी आई, एक तो कोरोना के टाइम में, अभी आलोचना पर्सन जुड़ने के बाद ही ये बातें, बहुत सारे बातें समझ में आ रहे दादा। अभी मैं जो आगे श्रद्धेय शशिकांत दास से अनुरोध करता हूँ दादा, आप जो है अभी टाइम है 7-8 मिनट, आप दादा कुछ बताएं। जय गुरु। और कोई दादा मान लोग है आलोचना रखना चाहते हैं तो इस संदर्भ में भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी का इच्छा होगा तो करेंगे, नहीं तो मैं आलोचना करूंगा। पूछिए थोड़ा प्रोफेसर विजयदा। हाँ, कोई दादा माँ कुछ बोल सकते हैं 2-3 मिनट के लिए, तो आप अपनी बात को रखें दादा। बोलिए कोई। दादा कोई हाँ, कोई आलोचना हाँ, रखना चाहते तो आलोचना रख हाँ, सकते हैं। नहीं हाँ, आप ही दादा बोलिए, अभी तो कोई नहीं आया है। नहीं, ये आज का जो आलोचना है उसमें बहुत सारा पॉइंट्स है, ठीक है ना ठाकुर जी। जब मैं तो कभी कभी सूरजदा जो पढ़ते हैं, मुझे लगता है मैं आचार्य माने बड़ नाटक मंडल में बैठ के सुन रहा हूँ, जैसे ठाकुर जी कुछ बोल रहे हैं, उनका तो इतना स्पष्ट रहता है। फर्स्ट थिंग, इसमें इतना सारा पॉइंट्स है, जब आप ना पढ़ोगे, आप तो खाली ऊपर ऊपर से पढ़ने से नहीं होगा। जजन मतलब अध्ययन। अध्ययन कल कल शायद 4 बजे हम लोग एक कर्मी से बात कर रहा था, ऋतिक दादा से, वो बातचीत हो रहा था, तो बोला इतना समस्या क्यों है सचिव भाई? बोले मैं अभी प्रयास किया हूँ आफ्टर 25 ईयर्स, जजन जाजन इष्टवृत्ति कर रहा हूँ। मैं 25 साल की बात कर रहा हूँ, मतलब दीक्षा मेरा 99 में हुआ था, बट स्टार्ट तो ये भी किया मैं ना। सुस्तेन भी 25 साल हो गया, 26 साल, पर सुस्तेन पालन नहीं किया था मैं। बिना कांदा लहसुन खाना जैन कम्युनिटी में नहीं है, पूरा समूह नहीं खाते हैं, क्या सब सुस्त है? तो हमारा वही अवस्था हो गया। दीक्षा ले लिए और सोचते नहीं, मतलब बिना कांदा लहसुन और चावल को छूना नहीं, इतने सीमित हो गया। ठाकुर क्या बोल रहे हैं? ठाकुर बोले जजन जाजन इष्टभूति। जजन जाजन इष्टभूति मतलब जजन जाजन इष्टभूति में षडकर्म है। जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह, ये षडकर्म डेली होना चाहिए। तो मेरा बात 15 मिनट सुने, कुछ टोके नहीं मुझे, क्योंकि वो मुझे लास्ट को एंड में क्या बोले, शशि भाई मैं जजन जाजन इष्टभूति कर नहीं रहा हूँ, आप जैसे बोल रहे हो मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। बोले मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठाकुर जी बोले आप अध्ययन आज नहीं हुआ तो आपका दीक्षा नहीं पालन हुआ। मैंने स्वाध्याय जो जो पढ़ा उसको चरित्र में लाना, पढ़ के छोड़ नहीं देने। तो मैं ऑब्जर्व करूंगा, शोक करूंगा पढ़ के। कल एक प्रफुल्लता की बात पढ़ रहा था और मैं वो सोचा जी ये नियंत्रित हुआ, तो मैं फिर देखा टिक मारा जी हाँ ये मेरा चरित्र में है। तो ये बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे इंडेक्स्ड प्रोफेशनल रजिस्टर, ये मैं तैयारी किया था कब, 2022 में। 23 में हम लोग स्टार्ट किए थे विकास भाई और मैं। ठाकुर जी की बातें ये पहली बार नहीं बोले, ये सेकेंड वॉल्यूम में भी लिखा हुआ है। और पढ़ के हम लोग पालाबाग उत्सव में इंप्लीमेंट किए थे ये जो इंडेक्स्ड प्रोफेशनल रजिस्टर, हम दोनों मिलके बनाए थे, दीपक गिरिदा, विकास परिडा भाई और मैं। 300 लोग का कैरेक्टर लिखे थे, जो उनका अंदर क्या क्या इंस्टिक्ट है और वो किस में विरक्ति होते हैं और मैं किस में अच्छे होते हैं। फिर मैरिज रजिस्टर हम लोग स्नेह उड़ीसा में 3-4 लोग के साथ मिलके वो विवाह व्रत में टाइम जाता है, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप तो खोला है बट उसके ऊपर काम चालू है। मेरा भी एक जो मैं बोल रहा था कल ना परसों, मेरा कि कन्यादान भी है 24 नवंबर को, प्रज्ञा और मैं करेंगे। जिसका घर पे कोई कन्यादान नहीं कर पाते हैं तो वो उसके लिए श्री श्री आचार्य देव है
जगत में, नहीं तो शशिकंदा है। ये मनोभाव जब आप नहीं रखोगे, 2-3 आप रजिस्टर देखोगे, जो इसमें गार्डियन में देखोगे उसका लड़की का शशिकांत दास लिखा हुआ है। इवन विकास परिडा जो प्रॉब्लम हो रहा था, मैं बोला मेरा नाम लिख। मैं सबका, जब मैं किसी को सिस्टर बोल रहा हूँ, कल के माँ से हम लोग बातें कर रहे थे, प्रज्ञा, हम रात को 11 बजे गए थे लक्ष्मी पूजा देखने के लिए, तो बोले बार बार एक व्यक्ति जो बड़े हैं 50 साल का है, बट माँ लोग को टच करता है इंटेंशनली, क्योंकि उनका काम प्रवृत्ति को सेटिस्फाई करने के लिए। मैं उनको माँ को बोल रहा था, बोले सतीत्व रक्षा करना तुम्हारा काम भी है, सतीत्व रक्षा करना, क्योंकि हमारा समसामयिक है। मेरे को 43, उनको भी वही आसपास एज है। सतीत्व रक्षा करना तुम्हारा काम है। मुझे कोई जो खाली पुरुष का भाव तो वैसे नहीं रहता है, नारी का भाव भी ऐसे रहता है। कुछ दिन देखा आता था, आधा घंटा में मुझे टच करके एक नारी चला जाता। मैं प्रज्ञा को बोल रहा था, उनको बोल दे रहा, माँ आप मुझे टच मत करना, क्योंकि वो एक भाव में उसका चरित्रार्थ, कामक चरित्रार्थ को चरित्रार्थ कर रहा है। और मेरा स्वभाव क्या है ना, प्रत्येक माँ के अंदर मातृत्व देखना, और मैं जान लिया उसका बॉडी लैंग्वेज से उसके अंदर वो खराब है, तो मैं मेरे व्यक्तित्व को डेवलप नहीं करूंगा। वो टच डरेगा मुझे देख के और करेगा नहीं, बट मैं बोलूंगा नहीं, मुझे भी अच्छा लग रहा है, ये बोलना चाहते हैं ठाकुर। आपका चरित्र व्यक्तित्व एवरीडे, एवरी सेकंड में ठाकुर का होके चले हुए आप। यहाँ पर श्री ठाकुर विवाह रजिस्टर इंडेक्स बोले, यदि सत्संगी के पास, क्या विजय दास सत्संगी नहीं है, मनीष दास सत्संगी नहीं है, लंकर दास सत्संगी नहीं है, सब सत्संगी है। यहाँ पर कोई ऋतिक दादा का नाम नहीं लिखा हुआ है। ये जो चीज है ना, इसको पूज्यपाद अबिंदा कर रहे हैं, आलोचना प्रसंग को मैटेरियलाइज कर रहे हैं आचार्य और अबिंदा। क्या वही दो व्यक्ति करेंगे? कल मेरा दीप्तिमानंद के साथ बात हो रहा था, क्या पूरा विश्व को नियंत्रण वही दो लोग करेंगे? मेरा कोई जिम्मेदार नहीं। मैं सुन लिया, मैं स्टार्ट कर दिया, तो यहां से जो सुन लिया, आज जब स्टार्ट नहीं करेंगे, मोटर सेंसरी का कोऑर्डिनेशन गैप हो जाएगा, आप दुर्बल हो जाओगे। परसों मुझे पूछ रहे थे, सोमनाथ आप बंगाली कैसे सीखे, अल्फाबेट तो सीखे। मतलब अल्फाबेट अभी तो मुझे पता नहीं, अब अल्फाबेट बोलो मैं बोल नहीं पाऊंगा, बट बंगाली पढ़ लूंगा, क्योंकि मैं गेस करके पढ़ना शुरू किया। दुर्बलता के विरुद्ध में युद्ध करना, चेष्टा नहीं करना ही दुर्बलता है, तो आपका चेष्टा तो हो ही नहीं रहा है। श्री ठाकुर बोले, सिर्फ सहायता देकर किसी का स्थायी रूप से सेब बचाया नहीं जा सकता है। थोड़ा सा अर्थ देके, कुछ देके कुछ होने वाला नहीं है। एक एक व्यक्ति के पीछे आपको लगना पड़ेगा। निरंजन ने सुविदिता कल मुझे बोले, तो तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा अर्थ, तुम्हारा समय, ये सब नहीं रहेगा, तो प्रायोरिटीज कर लो, क्योंकि तुम जो स्पीड में जा रहे हो, तो तुमको प्रायोरिटीज करना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति के पीछे आपको लगना पड़ेगा आधा घंटा 2 घंटा, क्योंकि वो उनका माँ और उनका बहन तुम्हारे पास छोड़ा है, मेरे घर पे नहीं छोड़ा है। मानसिक स्तर में उसका केयरिंग करना है आपको। आप एक दिन में कॉल कर दिए हो गया, वैसा नहीं, उसके पीछे रहना पड़ेगा। ये रश्मिता को देखिए, देवराज भाई को देखिए, संजय बख्शीदा को देखिए। मेरा परिवेश में जो लोग रहते हैं उनको मैं नर्चर दूंगा। वो कैसे? ठाकुर जी के पास जजन जाजन इष्टभूति कर पाए। मैं जजन जाजन इष्टभूति जब तक नहीं करूंगा, उनको क्या सहायता करूंगा? मेरा तो अध्ययन अध्यापना नहीं है, जजन जाजन नहीं है, दान प्रतिग्रह नहीं है। मेरा एक 10% ऑफ द सैलरी जन सेवा में जाना है। नॉन रोमनिकल ठाकुर उनको काम में, जन सेवा में। ठाकुर जी बोले 10% जा रहा है, तो 1 लाख सैलरी है तो 10,000 एवरी मंथ, नहीं तो उसको 10,000 एक अकाउंट खोल के आचार्य देव के नाम पे रखिए। जब आचार्य देव का इंस्ट्रक्शन आएगा तो उसको खर्चा करना, आइदर हो। ठाकुर बोले माँ के नाम पे एक अकाउंट खोलना है। पढ़ा इसको, मैं कल वही उड़ीसा जी और ऋतिक दादा को समझा रहा था एग्जाम्पल, वो स्तब्ध हो गए। बोले हम लोग तो ऐसे नहीं करते हैं। बोले स्वाध्याय मतलब सो अध्ययन, मतलब अंतर में लाना। पढ़ लिया, कर लिया, इसके लिए बहुत साहस और पराक्रम चाहिए। धर्म राज्य में घुसने के लिए जो ठाकुर जी बोलते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा था। किंगडम ऑफ हेवन में जाने के लिए की क्या है ना, पराक्रम, वीर होना पड़ेगा और कपट होना पड़ेगा,
छाड़र माने कपट चातुरी, बार-बार बोलो मैं कपटी नहीं हूँ, मैं कपटी नहीं हूँ, मैं कपटी नहीं हूँ। 100 बार बोलो तो देखोगे आपके अंदर कितना कपट होता है, आप पता चल जाएगा। तो जैसे पढ़ा माँ के नाम पे, वो प्रज्ञा का तो प्रेरणा रहता है। जैसे सैलरी आता है, माँ के अकाउंट में पहले डिपॉजिट करो। माँ का ब्लाउज के लिए पैसा दो, माँ चप्पल के लिए पैसा दो, माँ साड़ी के लिए पैसा दो। एक इंस्टेंट रखो जे ये डेट में ये सब चीज मैं माँ को दूंगा। सबसे बेस्ट चीज मार्केट में आएगा, साड़ी माँ को दूंगा। मेरा पिताजी के मेरा तो पिताजी नहीं है, इसलिए पिताजी के बारे में बोल नहीं पाता हूँ, बचपन से नहीं है। कभी मैं सुने नहीं होंगे मेरे पिताजी के बारे में बोलना। पितृतर्पण के ऊपर इसलिए ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि उनको दयाल धाम में मैं ही पहुंचा सकता हूं। मेरा पिताजी जो स्तर में होंगे मुझे पता नहीं, बट इतना प्रार्थना कर रहा हूं वो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। सपोज जन्म लिए नहीं तो उनका ऊपर लेके चले जाएंगे, वो प्राउड फील करेंगे शशिकांत को जन्म देके। जैसे उस दिन सुभाष दा रो रहे थे, जे मेरा गर्भ में मैं रो रहा हूं आज शशिकांत इस टाइप का दीपू को जन्म देके। मुझे जन्म देके मेरा माँ सारे तरफ पंचायत में बोलेगा मेरा बेटा ऐसा है जगत में। जय गुरु दादा। जय गुरु। तो मैं बातें को यहाँ पर विराम देता हूँ एक चीज बोल के, जो आपका भाषा खाली चिट्ठी के बारे में ठाकुर जी का उसी टाइम में मीडियम चिट्ठी था, इसलिए चिट्ठी के ऊपर जोर मत दीजिए। अभी जोर है मीडियम, जो सूरज दा बोले थे, मनीष दा बोले थे, पंकज दा बोले थे। अभी आप जिसी से जो वार्तालाप कर रहे हो वो वार्तालाप ऐसा होना चाहिए जो उसमें इष्टार्थ इष्ट प्रतिष्ठा हो रहा है कि देवघर का एक मिनट ज्यादा नहीं, 1 मिनट। देवघर में कल इनविटेशन दे रहा था धीरतिमानंद को पलावा आने के लिए। मैं बोला आजकल लोग व्यक्ति केंद्रिक व रीति केंद्रिक व जादव केंद्रिक कि एक मनुष्य केंद्रिक होते जा रहे हैं। वो 10 मिनट सुनने के बाद मुझे एक बोले मैं व्यक्ति केंद्रिक हूँ। मैं स्माइल करके बोल दिया जे मैं समझ गया ना, मैं व्यभिचार नहीं हूँ। व्यक्ति मतलब ठाकुर आचार्य देव, उसको छोड़ के मैं किसी का केंद्रिता नहीं होता। हर व्यक्ति केंद्रित होना चाहिए, ठाकुर के ऊपर आचार्य देव के ऊपर। इतना बोल के मेरा बात को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। अभी यहीं पर मैं आलोचना प्रश्न को समाप्त करता हूँ। जय गुरु सभी दादा माँ को।